नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 1994 की एक ऐसी तमिल क्लासिक की जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक पिता के दिल में बसे सबसे गहरे डर की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो एक निजी खौफ से पैदा हुई और उसने इंडियन सिनेमा पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। तो चलिए इस कहानी के सफर पर चलते हैं। हम शुरू करेंगे एक पिता के उस असली डर से जहां से इस फिल्म का आइडिया आया। फिर देखेंगे कि कैसे शहर की चकाचौंध एक जाल बन जाती है और कैसे धोखा और कैद एक इंसान को बदला लेने पर मजबूर कर देते हैं। और आखिर में बात करेंगे कि ये फिल्म आज भी इतनी खास क्यों है। कहते हैं हर बड़ी कहानी के पीछे एक चिंगारी होती है। महानदी के लिए ये चिंगारी कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि एक पिता का वो असली खौफ था जिसने इसके लेखक कमल हासन को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। जरा सोचिए, आपको पता चले कि जिन लोगों पर आप घर में भरोसा करते हैं वही आपके बच्चों को किडनैप करने का प्लान बना रहे हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि वो खौफनाक हकीकत थी जिससे कमल हासन का सामना हुआ था। जब उन्हें पता चला कि उनकी अपनी डोमेस्टिक हेल्प उनकी बेटियों को फिरौती के लिए अगवा करने की साजिश रच रही है, तो उसी डर ने इस फिल्म को जन्म दिया। तो फिल्म का हीरो है कृष्ण स्वामी, एक सीधा साधा विधुर जिसकी खुशहाल जिंदगी को एक धोखेबाज तबाह कर देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सिंबलिज्म भी है। फिल्म का नाम है महानदी, यानी महान नदी, और फिल्म के कई किरदारों के नाम भी भारत की बड़ी नदियों पर है। ये शायद जिंदगी के उस बहाव को दिखाता है जो कभी शांत होता है तो कभी इतना विनाशकारी कि सब कुछ बहा ले जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद शांत और खूबसूरत गांव से। यहाँ कृष्णस्वामी अपने दो बच्चों कावेरी और भरनी और अपनी सास के साथ एक बड़ी ही सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। ये वो शांति है जो अक्सर किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। और ये सुकून भरी जिंदगी डगमगा जाती है जब शहर से उनका एक अमीर दोस्त आता है। बस वहीं से कृष्णस्वामी को अपने सीधे साधे जीवन और शहर के सपनों के बीच एक खाई नजर आने लगती है। बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, एक बड़ी कार और खूब सारे पैसे का लालच उनके मन में एक ऐसी आग लगाता है जो उन्हें बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाली थी। और इसी सपने को कैश कराने के लिए एंट्री होती है धनुष की, एक ऐसा शातिर धोखेबाज जो सुनहरे मौकों का चोला ओढ़कर आता है। वो कृष्णस्वामी को एक ऐसा सौदा दिखाता है जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, और असल में वो वैसा ही था। तो अब कृष्णस्वामी अपने परिवार को लेकर मद्रास आ चुके हैं, लेकिन उनका ये सपना शुरू होने से पहले ही कैसे एक बुरे ख्वाब में बदलता है, चलिए देखते हैं। धनुष का जाल एकदम परफेक्ट था। पहले तो वो कृष्णस्वामी को अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए उकसाता है, फिर चालाकी से पावर ऑफ अटर्नी साइन करवा लेता है, और जैसे ही सारा पैसा हाथ आता है वो सारा इल्जाम कृष्णस्वामी पर डालकर उसे ही घोटाले का मास्टरमाइंड साबित कर देता है और जेल भिजवा देता है। एक पल में कृष्णस्वामी का हर सपना चकनाचूर हो जाता है। अब कृष्णस्वामी जेल की चारदीवारी में हैं, जहां उन्हें सिस्टम की क्रूरता का सामना करना पड़ता है। और विडंबना देखिए, यहीं उन्हें पंजाब केसन जैसा एक दोस्त मिलता है जो खुद धोखे का शिकार है। वही उन्हें सलाह देता है कि इस सड़े हुए सिस्टम से लड़ना है तो सिर झुकाकर चलना होगा, ताकि अच्छे बर्ताव की वजह से जल्दी रिहाई मिल सके। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक है। ये वो कहानी है जो कृष्णस्वामी के बच्चों के साथ घटी जब वो जेल में बंद थे। एक तरफ कृष्णस्वामी जेल में बेबस थे और दूसरी तरफ बाहर उनका परिवार तिनके की तरह बिखर रहा था। पहले देखभाल करने वाली नानी गुजर जाती हैं। अकेले और डरे हुए बच्चे मदद मांगने उसी इंसान के पास पहुंचते हैं जिसने उनके पिता को बर्बाद किया था, धनुष। और वो शैतान उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर बेटी कावेरी को जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल देता है और बेटे भरणी को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देता है। जेल से छूटने के बाद कृष्णस्वामी का सामना एक ऐसी सच्चाई से होता है जो जेल की काल कोठरी से भी ज्यादा भयानक थी। उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को कलकत्ता के बदनाम रेड लाइट एरिया सोनागाछी में बेच दिया गया है। और जब कृष्णस्वामी आखिर में अपनी बेटी को ढूंढते हैं तो वो बाप बेटी के मिलने का सीन खुशी का नहीं बल्कि बेइंतहा दर्द और हिंसा का है। दलाल उसे जानवरों की तरह पीटते हैं और वो अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए वापस ले जा पाते हैं क्योंकि कोठे के मालकिन को उन पर न जाने कैसे तरस आ जाता है। बस यही वो पल था, यही वो दर्द था जिसने कृष्णस्वामी को एक लाचार बाप से बदला लेने वाला एक इंसान बना दिया।
कृष्णस्वामी के लिए सब्र का आखिरी बांध उस रात टूटता है जब वो अपनी बेटी को नींद में उन ग्राहकों के नाम लेते हुए सुनते हैं जिन्होंने उसकी रूह को नोचा था। और ऊपर से उसे पता चलता है कि धनुष उसे फिर से एक मर्डर केस में फंसाने वाला है। तब वो समझ जाते हैं कि कानून से इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ अब उन्हें खुद करना होगा। और फिर शुरू होता है इंतकाम का सिलसिला। वो सिर्फ एक मोहरे यानी धनुष को ही नहीं बल्कि इस पूरे रैकेट के सरगना वेंकटचलम को भी ढूंढकर खत्म कर देता है। लेकिन इस इंसाफ की कीमत भी बहुत बड़ी थी। इस लड़ाई में वो अपना एक हाथ हमेशा के लिए खो देते हैं। अपनी इस इंसाफ के लिए कृष्णस्वामी को फिर से 14 साल की सजा होती है। लेकिन इस बार जब वो जेल से बाहर आते हैं तो वो एक टूटे हुए इंसान नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें सुकून है, बदला पूरा हो चुका है और उनका परिवार जख्मी ही सही पर अब एक साथ हैं। चलिए आखिर में बात करते हैं कि महानदी आज भी इतनी अहम और असरदार फिल्म क्यों मानी जाती है। महानदी सिर्फ एक कहानी के तौर पर ही जबरदस्त नहीं थी, ये टेक्निकली भी एक मील का पत्थर थी। ये भारत की पहली फिल्मों में से थी जिसमें एविड डिजिटल एडिटिंग का इस्तेमाल हुआ। इसे नेशनल अवार्ड्स मिले और कमल हासन की एक्टिंग को तो फोर्ब्स ने भारत की 25 ग्रेटेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंसेज में गिना है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी उस दौर में करप्शन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के पूरी सच्चाई के साथ दिखाना। और आखिर में महानदी हमारे सामने एक बहुत ही जरूरी और असहज सवाल छोड़कर जाती है। क्या शहर की तरफ भागना, बड़ी गाड़ियां और पैसा कमाना ही तरक्की है? ये फिल्म एक चेतावनी की तरह है कि इस बेहतर जिंदगी की अंधी दौड़ में कहीं हम वो न खो दें जो असल में सबसे कीमती है।